गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं प्लाज्मोलिसिस के बारे में। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे वाटर पोटेंशियल्स वगैरह, उसी जगह मैंने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस कर दिया था। जैसे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस कर रहा हो ऑस्मोटिक प्रेशर का साइटोप्लाज्म का, तब उस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर एक्सटर्नल सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूटेड है, डाइल्यूटेड देन द साइटोप्लाज्म, उसे क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक कहेंगे। और हाइपरटोनिक आप जानते हो एक्सटर्नल सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि प्लाज्मोलिसिस है क्या। प्लाज्मोलिसिस बिहेवियर है प्लांट सेल्स का विथ अ टिश्यू विथ रिगार्ड टू द वाटर मूवमेंट डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग सॉल्यूशन। मतलब कि प्लाज्मोलिसिस क्या चीज़ है, वाटर का मूवमेंट है और बिहेवियर ऑफ अ प्लांट सेल्स इन अ हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और क्या कह सकते हैं प्लाज्मोलिसिस को, तो प्लाज्मोलिसिस को कह सकते हैं। और होता क्या है प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस मोस्टली अगर देखा जाए तो ये किस पे डिपेंडेंट होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे डिपेंडेंट होता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पे हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है सेल के रेस्पेक्ट में, तो अल्टीमेटली सेल क्या करेगा, वाटर को रिलीज करेगा इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और उसी सेल को, जो श्रिंक सेल रहेंगे, उस चीज़ को अपन क्या नाम देंगे, प्लाज्मोलिसिस नाम देंगे बेटा। अब देखो फैक्ट प्लाज्मोलिसिस का, अगर फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें क्या क्या काम करता है, तो सबसे पहला फैक्ट ये है कि प्लाज्मोलिसिस कब अकर होगा। प्लाज्मोलिसिस उस समय अकर होगा जब वाटर की मूवमेंट होगी, यानी वाटर मूवमेंट बेसिकली क्या बताएगा बेटा, प्लाज्मोलिसिस बताएगा। सेकंड फैक्ट क्या है कि जैसे वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो वाटर मूव करता है जहाँ पर हाई वाटर पोटेंशियल से कहाँ तक, लो वाटर पोटेंशियल तक। ये तो प्लाज्मोलिसिस की है। नेक्स्ट याद रखेंगे, जो तीसरा पॉइंट बनता है इसके लिए, कि प्लाज्मोलिसिस कब और किससे पहले निकलता है। तो प्लाज्मोलिसिस में जो वाटर होता है, वाटर रिलीज फर्स्टली कहाँ से, तो फर्स्टली फ्रॉम साइटोप्लाज्म, देन किससे, तो वैक्यूल से। हमने बताया भी था कि वैक्यूल्स कैसे करके रोल प्ले करता है। नेक्स्ट देख ले कि प्लाज्मोलिसिस है क्या। प्लाज्मोलिसिस के वजह से हम लोग बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स बता सकते हैं कि आइदर वो सेल लिविंग है या फिर नहीं है, यानी लिविंग सेल्स का आइडेंटिफिकेशन जो भी होगा वो प्लाज्मोलिसिस के फैक्ट पे हो सकता है। और याद रखिएगा कि जो प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस के वजह से ही हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे कि प्लाज्मोलिसिस हुआ तो सेल अपना वाटर तो रिलीज कर दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, लेकिन जैसे ही उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखे, वो फिर से सॉल्वेंट को अपने अंदर क्या कर लेगा, एंटर कर लेगा। अब नेक्स्ट देखें एप्लीकेशन क्या चीज़ है। अब जब इसके एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग अपन डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका एप्लीकेशन क्या क्या हो सकता है, तो पहला तो लिविंग सेल्स का आइडेंटिफिकेशन, गॉट इट। उसके बाद सेकंड अगर देखा जाए तो सेकंड क्या चीज़ है बेटा, फूड को प्रिजर्व करने में, जैसे कि हम लोग जानते हैं पिकल्स वगैरह हो गए, अचार हो गया, जैम हो गया, ये सब जितने भी है उसमें सॉल्यूशन को अपन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं ताकि कोई भी बैक्टीरिया अगर उसमें आता है तो वो ग्रो नहीं करे। नेक्स्ट जो कि तीसरा है, दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, एलिमिनेशन ऑफ वीड, यानी वीड के एलिमिनेशंस पे रोल प्ले करता है। वीड्स आप जानते हो जो अनवांटेड प्लांट होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कर जाता है, उसे एलिमिनेट करने में मदद किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट जो है दैट इज, ये एक्चुअल में मेजर कर सकता है, किसे मेजर करता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल को। मतलब वाटर लूज करने, और कह सकते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल से ज़्यादा अच्छा रहेगा, दैट इज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर लिखें, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। याद रखिएगा
जैसे कि हम लोग यहाँ पर 3 देखें, ये क्या रहा, अगर ये जो सराउंडिंग मीडियम है हाइपरटॉनिक है, हाइपरटॉनिक होने के वजह से आप जरा देखो कि सेल में क्या हो रहा है, वाटर रिलीज कर दे रहा है। वाटर रिलीज कर रहा है तो पहले देखो साइटोप्लाज्म भी छोटा हो रहा है, फिर वैक्यूल्स भी छोटा हो रहा है, और इस टाइप के सेल को अपन क्या कहेंगे, प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स कहेंगे। नेक्स्ट देखो एक टर्म आया कि बी वाले में इस चीज़ का नाम अपन देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या रहा कि वाटर अंदर भी आ रहा है और वाटर बाहर भी जा रहा है और सेम शेप एंड साइज को बैलेंस कर रहा है, और इस समय इस सेल को क्या कहेंगे, फ्लैसिड कहेंगे। जबकि अब जैसे ही आया क्या चीज़, हाइपोटोनिक में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्सटर्नल सराउंडिंग है, ये एक्सटर्नल सराउंडिंग में जनरली क्या हो रहा है बेटा कि वाटर ज़्यादा डाइल्यूटेड है और सेल ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सो वाटर कहाँ से, बाहर से अंदर की ओर मूव करेगा और अल्टीमेटली सेल क्या कहलाएगा, टर्जिड कहलाएगा। सो याद रखिएगा ये लाइन कि वाटर सबसे पहले कहाँ से मूव आउट होता है, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, देन कहाँ से होता है, वैक्यूल से रिलीज होता है। उसके बाद देखिएगा कि जो मूवमेंट होगा वाटर का, अकर कहाँ से होगा, अकर द मेम्ब्रेन मूविंग फ्रॉम द एरिया ऑफ अ हाई वाटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लो वाटर पोटेंशियल, जो मैंने अभी बताया था। सेम चीज़ आइसोटोनिक, फ्लैसिड, हाइपोटोनिक, ये सब सारे टर्म्स आपको क्लियर होंगे। अब जो बात रहा, यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है, टर्गर प्रेशर। ये है क्या टर्गर प्रेशर, जरा इसे समझने के लिए हम लोग सेल को देखेंगे, और सेल से पहले हम लोग प्लाज्मोलिसिस और डीप्लाज्मोलिसिस टर्म ध्यान देंगे। जैसे अब जरा देखो आप कि मान लो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जैसे ही सेल को रखें तो ये क्या रह गया, प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। लेकिन अब जैसे ही इसे हाइपरटोनिक से हटा करके हाइपोटोनिक मीडियम में रखे तब ये सेल कैसा हो गया, डी प्लाज्मोलाइज्ड हो गया। और इसी प्रॉपर्टी के वजह से बेटा जनरली क्या कर पा रहा है, वो अपना वाटर का मूवमेंट को इजी तरीके से शो कर पा रहा है। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं टर्गर प्रेशर के बारे में कि टर्गर प्रेशर है क्या। याद रखिएगा टर्गर प्रेशर उस समय ऑब्जर्व किया जाता है जब किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। जैसे यहां पर देखें कि व्हेन द सेल आर प्लेस्ड इन hypotonic solution, higher water potential or a dilute solution as compared to the cytoplasm, or water diffuses into the cell causing the cytoplasm, किसे, cytoplasm to build a pressure against the cell wall, that is called the Turger pressure। यानी अब सेल वॉल के अगेंस्ट में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उसे टर्गर प्रेशर कहेंगे। अब जरा डायग्राम के हिसाब से समझे। मान लेते हैं कि हमने एक सेल को रख दिया, ये हमारा सेल है, इसे हमने कहां पर रखा बेटा, इसे हमने रख दिया एक हाइपोटोनिक मीडियम में। जब ये हाइपोटोनिक मीडियम में रख दिया गया तो अब मान लो यहां पर ये रहा वैक्यूल्स इसका, उसके बाद जो सेंट्रली लोकेटेड है ये रहा इसका न्यूक्लियस। क्लियर है। अब जब मूवमेंट अपन डिस्कस करेंगे यानी सराउंडिंग, ये सराउंडिंग क्या है भाई, ये सब सराउंडिंग जितने भी है ये हाइपोटोनिक मीडियम है। अब जरा देखेंगे कि ये हाइपोटोनिक मीडियम में क्या हुआ, हाइपोटोनिक मीडियम में रहा तो अब ये जो वाटर है, वाटर क्या करेगा, यानी जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो इसके अंदर एंटर करने का कोशिश करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि सेल वॉल फिक्स होता है क्योंकि वो सेल्यूलोजिक होता है। वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, और जब वो ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाएगा तो साइटोप्लाज्म में ये जो वाटर डिफ्यूज कर रहे हैं अब वो क्या करेंगे कि अब वो एक्सपेंड करने के लिए अंदर से फोर्स लगाएंगे। यानी वाटर फोर्स किस पे लगाएगा, वॉल पर फोर्स लगाएगा, और इसी चीज़ को अपन क्या कहेंगे, इसी चीज़ का नाम अपन देंगे टर्गर प्रेशर देंगे। अब क्या है कि जैसे सेल की साइज बढ़ती जा रही है, जब सेल की साइज बढ़ती हुई जा रही है तब इंटरनल जो वाटर डिफ्यूज कर रहा है अंदर के साइड वो फोर्स किस पे लगा रहा है, सेल वॉल पर फोर्स लगा रहा है। इसी चीज को अपन क्या कहेंगे, टर्गर प्रेशर कहेंगे। लेकिन अब आप जानते हो न्यूटन्स के थर्ड लॉ के हिसाब से कि एवरी इक्वल एंड अपोजिट, मतलब किसी भी फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होना है। मतलब अब जितना टर्गर प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा
वॉल भी प्रेशर लगाएगा भाई, ताकि इसे बैलेंस कर सके। सो यही कारण के लिए लिखते हैं, खास करके टर्जिड सेल्स के लिए। टर्जिड सेल्स के लिए लिखते हैं दैट इज कि जितना टर्गर प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा वॉल प्रेशर होगा, ताकि वाटर के डिफ्यूज़न को रोका जा सके। और याद रखिएगा, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो ऑलवेज टुवर्ड द वॉल प्रेशर होगा, क्योंकि ऑस्मोसिस बाहर से अंदर की ओर हो रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा देखें कुछ फैक्ट टर्गर प्रेशर का। जब टर्गर प्रेशर का फैक्ट्स देखते हैं अपन, दैट इज फैक्ट्स रिगार्डिंग द टर्गर प्रेशर, लिखूं कहाँ, यहाँ पे लिखता हूँ। दैट इज फैक्ट ऑफ टर्गर प्रेशर का। जो फैक्ट है टर्गर प्रेशर का, वो पहला क्या है कि ये जो है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कैसा है ये? सेंट्रीफ्यूगल ये फोर्स है। और नेक्स्ट है दैट इज हाईएस्ट वैल्यू टर्गर प्रेशर का उस समय होगा जब सेल यानी टीपी मैक्सिमम उसमें होगा जिसमें सेल्स क्या होंगे, फुल्ली टर्जिड होंगे। क्लियर है? और जब फुल्ली टर्जिड होंगे तो देन यही किसके बराबर होगा, ये इक्वल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में कैसे, आप जरा देख लो। वॉल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो टर्गर प्रेशर का नेट अपोजिट क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज टीपी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, टर्गर प्रेशर जो होता है प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स का, किसका, दैट इज टर्गर प्रेशर प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स का क्या होता है, निगेटिव होता है। क्लियर है? क्या होता है, निगेटिव होता है। और फ्लैसिड सेल्स के लिए क्या लिया जाता है, ज़ीरो लिया जाता है। ये स्टेटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि यही चीज़ सबसे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। और याद रखिएगा, फ्री सॉल्यूशन के लिए, फ्री सॉल्यूशन के लिए ये जो होता है क्या होता है, लगभग नॉट एप्लीकेबल होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है, फ्री सॉल्यूशन के लिए नॉट एप्लीकेबल होता है। मतलब कि ये किसके लिए ये एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑस्मोटिक सिस्टम, यानी ऑस्मोटिक सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होगा। और साथ साथ सिस्टम डीलिमिटेड किससे होगा, बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जरा देखें सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है इसका। जब आप लोग सिग्निफिकेंस देखोगे तो सिग्निफिकेंस में आप याद रखना बेटा, ऑलवेज पहला क्या करता है, मेंटेन करेगा। किस चीज़ का, मेंटेन शेप ऑफ सेल्स, सेल के शेप को मेंटेन करेगा। और दूसरा रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर enlargement and extension growth of cells। क्लियर है? ये याद रखिएगा, एनलार्जमेंट, तभी तो जाकर के फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, क्योंकि वाटर ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब करेगा, नेक्स्ट सेल्स को देगा। और हम लोग आगे भी देखेंगे कि आखिर किस टाइप में टर्गर प्रेशर का सिग्निफिकेंस कॉर्टेक्स सेल्स में रूट प्रेशर थ्योरी में एप्लीकेबल होता है। अब नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं इम्बिबिशन। इम्बिबिशन एनसीईआरटी के टॉपिक के रिगार्डिंग है, लेकिन इम्बिबिशन से पहले भी हमारे पास एक और टॉपिक है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना है, वो है डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। अब जरा डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है ये डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। देखें, दैट इज डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट।
डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, मतलब इसे डीपीडी के नाम से जाना जाता है। अब जरा देखिए ये डीपीडी है क्या भाई? डीपीडी का मतलब क्या है, पहले तो ये समझें। डीपीडी को कॉमन टर्म से अपन सक्शन प्रेशर कहते हैं, यानी सक करने वाला प्रेशर को डीपीडी कहते हैं। मतलब डीपीडी इज द डिक्रीज इन द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ एनी सिस्टम ड्यू टू द एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मतलब ये रहा कि मान लीजिए ये एक कंटेनर है, ये सेल है, सेल में ये हाइपोटोनिक है, मतलब डिफ्यूजन प्रेशर की डेफिशिएंसी क्रिएट करना, उसी चीज को डीपीडी कहते हैं। अब जरा देखिए कि इसके अंदर सॉल्यूट मिलाते जाएंगे, सॉल्यूट मिलाते जाएंगे तो ये कैसा सॉल्यूशन है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब क्या है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के वजह से जैसे जैसे सॉल्यूट इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मिलाते जाएंगे वैसे ये क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक होगा, हाइपरटोनिक की तरफ बढ़ना शुरू होगा। मतलब जो वाटर इसके अंदर डिफ्यूज कर रहा था और जितना फास्ट डिफ्यूज कर रहा था उतना फास्ट डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। यानी डीपीडी जो हुआ वो क्या हुआ कि ये डिक्रीज हुआ, किसका? डिफ्यूजन प्रेशर का। यानी जिस प्रेशर से वाटर डिफ्यूज कर रहा था सेल के अंदर, जब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा गया उसमें डिक्रीज हो रहा था। कैसे भाई? ड्यू टू एडिशन ऑफ सॉल्यूट। किसके वजह से? सॉल्यूट के एडिशन के वजह से। क्लियर है? अब जरा देखें, जब सॉल्यूट का एडिशन हुआ तब जाकर के डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ, यानी अब डिफ्यूजन हो नहीं पाएगा। सो इसी वजह से डीपीडी को अपन क्या नाम देते हैं? सक्शन प्रेशर कहते हैं। दैट इज ये वो रहा जिसे अपन क्या कहेंगे? एसपी कहेंगे। जबकि याद रखिएगा कि ये जो डीपीडी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाते जाएंगे उतना ज्यादा डीपीडी क्या होगा? मोर क्रिएट होगा, यानी डिफ्यूज सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो डीपीडी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मतलब डेफिशिएंसी क्रिएट होना शुरू होगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद देख लेना कि डीपीडी शो क्या करेगा? डीपीडी शो करेगा डिमांड ऑफ वाटर इन सेल। मतलब जब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया गया, वाटर इनटेक होना शुरू होगा। अब जब वाटर इनटेक होना शुरू करेगा और तुम बाहर से सॉल्यूट मिलाए जा रहे हो तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? हाइपो को आइसो बनाने का कोशिश कर रहे हो ना। और जब हाइपो आइसो बन गया तब जाकर के क्या रहेगा? जिस प्रेशर से वाटर सेल के अंदर डिफ्यूज कर रहा था उस प्रेशर से डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। यही कारण से इसका नाम क्या पड़ गया? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट पड़ गया। याद रखिएगा। तब वाटर इस जगह पे वाटर की जो मूवमेंट होगी, जरा समझना, वाटर मूवमेंट जो होगा वो कहां से होगा? दैट इज रीजन ऑफ लो डीपीडी से लेकर के कहां तक? रीजन ऑफ हाई डीपीडी। यानी जहां पर सॉल्यूट का पार्टिकल यानी लो डीपीडी हो, यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम हो, वहां से जहां पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा हो उस जगह पे ये क्या करेगा? मूव करेगा। बिल्कुल वाटर पोटेंशियल, प्योर वाटर। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे सॉल्यूट मिलाते जाएंगे वाटर पोटेंशियल उसकी घटती जाएगी। याद रखिएगा ये टर्म। यही कारण है कि ये वाला स्टेटमेंट एप्लीकेबल होता है, रीजन ऑफ लो डीपीडी टू द रीजन ऑफ हायर डीपीडी। मतलब अब मैथमेटिकल देखा जाए तो डीपीडी क्या हो गया? डीपीडी जो हुआ ये ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, क्योंकि ऑस्मोसिस प्रेशर और टर्गर प्रेशर भी तो डिक्रीज हो रहा है ना, यानी ऑस्मोसिस को ही अपन घटा दिए। सो डीपीडी। अब केसेस अपन देखेंगे।
केस फर्स्ट, क्या, जब किसका, डीपीडी फ्री सॉल्यूशन का। अब फ्री सॉल्यूशन का डीपीडी लेते हैं, फ्री सॉल्यूशन का डीपीडी, और आपको पता होना चाहिए फ्री सॉल्यूशन का जो टीपी होता है उसे अपन 0 लेते हैं। सो डीपीडी कितने के बराबर हो जाएगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट केस नंबर सेकंड, केस नंबर जो सेकंड है, मतलब ये क्या होगा, पार्शियल टर्जिड सेल्स के लिए, जिसे अपन क्या कर सकते हैं, नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। अब ये जो रहा, इस केस में हम लोग जरा देखें, इसमें नॉर्मल सेल्स में हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर होता है बेटा, किसके रेस्पेक्ट में, ग्रेटर देन टर्गर प्रेशर पे। मतलब अब क्या रहा, इस केस में तो सेम चलेगा ना, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, क्योंकि ओपी तो ग्रेटर हो गया और वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थर्ड केस पे क्या रहा कि डीपीडी जो है किसका, तो फुल्ली टर्जिड सेल्स का। जब फुल्ली टर्जिड सेल्स का डीपीडी देखेंगे तब इसमें क्या देखेंगे भाई, कि ये तो फुल्ली टर्जिड हो गया, यानी कंप्लीट टर्जिड हो गया। सो इसमें टर्गर प्रेशर ऑफ सेल्स को देखेंगे, वो तो बैलेंस कर लेगा किसे, यानी इस जगह पे टीपी इज इक्वल टू ओपी हो जाएगा फुल्ली टर्जिड के लिए। सो डीपीडी इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू तो सेम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डीपीडी 0 हो जाएगा ना, क्योंकि टीपी माइनस ओपी और दोनों का वैल्यू सेम है, और जब दोनों का वैल्यू सेम है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डीपीडी 0 हो जाएगा। सो फोर्थ पॉइंट, फोर्थ केस में अपन जब देखेंगे किस चीज़ के लिए, तो फ्लैसिड सेल्स के लिए। अब जरा देखेंगे फ्लैसिड सेल्स, बिल्कुल सही समझे आप, दैट इज द नॉर्मल सेल्स। और फ्लैसिड सेल्स के लिए भाई तो टीपी 0 हो जाएगा, और टीपी 0 हो जाएगा तो डीपीडी क्या हो जाएगा, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी हो जाएगा। एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कल न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये। नेक्स्ट फिफ्थ, अब डीपीडी किसका, प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स का, दैट इज प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स का। अब जरा देखो बेटा प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स का क्या होता है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स का जो होता है वो हमेशा दैट इज टीपी क्या लिया जाता है, माइनस लिया जाता है, क्योंकि अब क्या है भाई कि वो इतना ज़्यादा प्लाज्मोलिसिस हो गया है कि सारे वाटर उसके बाहर निकल गए हैं। अब अंदर वाटर नहीं रहेगा तो वॉल पे तो कोई फोर्स लगाएगा नहीं, और जब वॉल पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो अल्टीमेटली टीपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो बेटा इस केस में डीपीडी जो होगा दैट इज ओपी माइनस टीपी होगा, मतलब डीपीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी प्लस टीपी हो जाएगा। सो ये न्यूमेरिकल के लिए सबसे ज़्यादा ये जो 6 केसेस हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप ये 6 के 6 कंटेंट्स काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, और कल हम लोग रैपिड फायर से इम्बिबिशंस और न्यूमेरिकल के वीडियोस को अच्छे तरीके से देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।